चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंस चैप्टर अगेन इजी है, समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। सर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी हमें? जैसे कि हम जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करेंगे किस न किस बेसिस पे, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसका एजेंडा, इसका मोटो क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में समझने वाला है। Now the question that might arise in your mind कि क्लासिफिकेशन जरूरत ही क्या है? Why can't we study individual? जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि हमारे जो नोन स्पीशीज है 1.7 मिलियन है, isn't it? और एक ह्यूमन को पूरा एक साथ पढ़ना, हर एक ऑर्गेनिज्म की स्केचेस को याद रखना, इवन द इंटेलिजेंट पर्सन वोंट बी एबल टू डू इट, राइट? इसकी वजह से हम क्या करते, क्लासिफाई करते हैं। अब हमारी ईज के लिए क्लासिफाई क्यों करते, ताकि हमने कोई भी सिमिलर कैरेक्टर्स को जब पढ़ा ना तो वो ना सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैमल्स में बोलते हैं वो हैरी होते हैं, तो ओवर मैमल्स क्या होना चाहिए, हैरी होना चाहिए। सिमिलरली हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन किया, लेकिन आज तो हम इजिली क्लासिफाई कर जाते हैं। व्हाट इफ अगर हम सोचे उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन का सोचा था, तो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको एशियन टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक क्या क्या चेंजेस हुई, क्या क्या क्लासिफिकेशन हुआ, उन सब के बारे में पता चलेगा। तो आज हम समझने वाले कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन हुआ क्या था। Since the dawn of civilization, there has been many attempt to classify living organism. ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट किया गया था जब से सिविलाइजेशन हुआ है तब से कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। It was done intensively, not using the criteria that were scientific, but born out of the need to use organism for their own use, for food, shelters and clothing. So, जो पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थे, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन का रुतबा है ना, वो अभी नहीं, बहुत पहले स्टार्ट हो गया था जब सिविलाइजेशन जस्ट बनना स्टार्ट हुई थी। लेकिन उस समय में कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, राइट? उसमें सब बोलते ना अपने यूज के लिए, जो उनको लगता था कि मेरे यूज के लिए, उनके ऑफ कोर्स, क्योंकि उस टाइम पे हमें क्या था, हमारा मोटिव सिर्फ यही था कि हमें अपने आप को जानवरों से बचाना है, खाना है, हमारी क्लोथिंग होनी चाहिए, हमें सोना, राइट? इसी की वजह से उन्होंने क्या किया, यूज और डिसयूज पे अपने जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत की। तो उन्होंने फर्स्ट अपनी फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग इस 3 कैटेगरी में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के ऊपर, एरिस्टोटल, जो अर्लीस्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट किया। नॉट ओनली अटेम्प्ट किया, उन्होंने क्या दिया, उनको साइंटिफिक बेसिस दिया फॉर क्लासिफिकेशन। तो अगर क्वेश्चन आया कि सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, इट वाज एरिस्टोटल। ही यूज, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स बहुत ही एशियन टाइम के, बहुत पुराने साइड पे, तो उनको भी बहुत ज्यादा एडवांस फीचर पता नहीं थे। तो उन्होंने जो बोलते ना साइंटिफिक बेसिस लिया, वो भी सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिया। उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। उन्होंने जैसे सब देखिए कि ट्रीज बहुत बड़े बड़े होते हैं, श्रब्स उससे छोटे होते हैं, हर्ब्स उससे भी छोटे होते हैं। तो उन्होंने जैसे ऑब्जर्व किया, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने क्या किया, प्लांट को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड कर दिया। नॉट ओनली दैट, ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स। उन्होंने ना एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया। किस किस में? सबसे पहले जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे है मैं आपको बताऊं कि अर्लियर ना जब वो क्या हंटिंग करते थे तो ना ऑब्जर्व किया, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके अंदर ना रेड ब्लड सेल्स उनको मारने पर निकलती है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें से व्हाइट ब्लड सेल्स निकलती है, नॉट व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट खून निकलता है। तो उन्होंने क्या किया, इस बेसिस पर क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया कि ओके दिस इज द रेड ब्लड ऑर्गेनिज्म, ये ना व्हाइट ब्लड ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने सबसे पहले प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। और दूसरी बात उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया, किसके बेसिस पे, जिनके पास रेड ब्लड है, एनाइमा, जिसको साइंटिफिक वर्ड में एनाइमा बोलते हैं, और इनाइमा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने डिवाइड किया एनिमल्स को 2 ग्रुप में। इसको बोलते हैं इनाइमा, साइंटिफिक टर्म है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए। एनाइमा, ए मींस एब्सेंस ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स होना, और इनाइमा मतलब कि रेड ब्लड सेल्स होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट साइंटिस्ट पे चलते हैं, लिनियस के ऊपर, बड़े ही फेमस साइंटिस्ट है ये। लिनियस ने क्या किया, 2 किंगडम को डिवाइड कर दिया। उन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना दिया, कौन से एक प्लांटे बना दिया और एक एनिमेलिया बना दिया। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। द सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। जब लिनियस ने भी क्या किया, 2 डिफरेंट बड़े ब्रॉडर किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, एक प्लांटे हो गया, एक एनिमल हो गया। लेकिन एज इट वाज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन,
तो प्रॉब्लम क्या थी पता है आपको? प्रॉब्लम ये थी कि ये जो सिस्टम है ना वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होने लगे। ऑफकोर्स साइंटिफिक बेसिस नहीं होगा तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। तो ड्रॉबैक्स यहाँ पे डिस्कस किया गया कि ड्रॉबैक नंबर 1 कि वो लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। उन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं किया। उन्होंने फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में डिस्टिंग्विश नहीं किया। ये सब क्लासिफिकेशन देखो, ड्रॉबैक्स क्या है लीनियस के ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने किस दो पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट एंड एनिमल। लेकिन बहुत सारी ऐसी बात है कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी देखने को मिला। Classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand. और वो ये क्लासिफिकेशन बहुत ही बड़ा, बहुत ही जर्नलाइज क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे एरर्स के साथ, बहुत सारे बोलते ना ड्रॉबैक्स के साथ, बट स्टिल सबसे इजीएस्ट क्लासिफिकेशन था दो पार्ट में डिवाइड करना, प्लांट्स एंड एनिमल के लिए। बट द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ना तो प्लांट है ना तो एनिमल है। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. उस जमाने में बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक दो किंगडम क्लासिफिकेशन चला था, लेकिन बाद में उसको इनएडवोकेट मान लिया गया था। मतलब बहुत ही ज्यादा बोलते ना नॉट गुड फॉर साइंटिफिक बेसिस उसको इतना डीप नहीं था, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। Besides gross morphological need was also felt for including other characters like cell structure, nature of walls, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. और ऐसा देखा कि सब हमने सिर्फ अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिया तो आपको ये पता है कि मॉर्फोलॉजी चेंज होती है एनवायरनमेंट के साथ, और तो प्लांट का वो इंटरनल कुछ मामला नहीं है, लेकिन मॉर्फोलॉजी की होने की वजह से, एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से मॉर्फोलॉजिकल वे बड़ा ही चेंज होता है। इसी की वजह से उस बेसिस को लेना जो हमेशा चेंज होते रहता है फॉर जनरल क्लासिफिकेशन इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। इसी की वजह से जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन था इट वॉज इजी क्योंकि बहुत ही ब्रॉडर क्लासिफिकेशन था, बट साइमल्टेनियसली वो क्या था, इनएडवोकेट, प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है, ना तो वो प्लांट है ना तो वो एनिमल है, वो दोनों कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहे। फिर ऐसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता गया, लोगों की समझ आगे बढ़ती गई, तो ऐसा सोचा गया कि सिर्फ हमें मॉर्फोलॉजिकल वे में देखेंगे तो इट वुड बी इनएडवोकेट। ऑन द अदर हैंड हमें उनकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल नीड को भी समझना पड़ेगा, उनकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल नीड्स को भी समझना पड़ेगा विद देयर सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटेट क्या है, उनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी समझना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर और भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम for the living organism have hence undergo several changes over a time. इसी की वजह से हमारी बढ़ती नॉलेज की वजह से ये जो क्लासिफिकेशन थी ना बहुत दफा चेंज होती आई है। Though plants and animals have been constant under all the different system, मतलब ये जो प्लांट है वो तो प्लांट ही रहेगा, लेकिन उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज हुआ। ये बहुत ही इजीली स्पष्ट भाषा में समझाया गया है कि प्लांट तो प्लांट ही रहेगा, प्लांट में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जिस बेसिस पे वो प्लांट और किंगडम को आइडेंटिफाई किया वो बेसिस ज्यादा डीप, ज्यादा नॉलेजेबल और ज्यादा ही बोलते ना बहुत साइंटिफिक हो जाएगा। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट group organism be included under this kingdom have been changing. ठीक है, ये सब चेंज होते जा रहा है। The number and the nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. अब वो सबकी अपनी अपनी दिमाग होती है, सबने अपना अलग अलग किंगडम दिया, उसको अच्छे तरीके से समझा, सबकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अलग थी, हर साइंटिस्ट ने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन को समझा। लेकिन ना हम लोग सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा क्लासिफिकेशन है, क्लासिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम ये टेबल समझेंगे, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आई नो, बट सबसे पहले हम थ्योरी को देखते हैं। ठीक है, थ्योरी क्या बोल रही है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ना बड़ा ही कन्वीनियंट क्लासिफिकेशन था, जिनको किसने फाइंड आउट किया, आर.एच. व्हिटेकर। इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है कि 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है। क्यों वाइडली एक्सेप्टेड है? सबने अपनी अपनी बड़ी थ्योरी दी, बड़ा ही अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन ये कन्वीनियंट, मोर साइंटिफिक, इजी टू अंडरस्टैंड लगा। इसकी वजह से क्यों लगा हम देखते हैं। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड एज, उन्होंने 5 जो किंगडम डिफाइन किया, उन किंगडम का नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम वनैरा, सेकंड वन किंगडम प्रोस्टिस्टा, थर्ड वन इज किंगडम फंगाई, फोर्थ वन इज किंगडम प्लांटे एंड फिफ्थ वन इज किंगडम एनिमेलिया। इंपॉर्टेंट है ये कि द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाईलाइट कर लेना, यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल। क्यों ये कन्वीनियंट है? क्योंकि इनके जो क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस था सिर्फ बड़ी ही साइंटिफिक
बेसिस को लिया गया है। जो जो हम चाहते थे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर हो जाएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो जो क्राइटेरिया हमने सोचा था फॉर डीपर एनालिसिस, आर.एच. व्हिटेकर ने वही क्राइटेरिया को लेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का निर्माण किया एंड दैट इज व्हाई ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है। जो टेबल है जो हम ऊपर भी देखने वाले, उन्होंने क्या दिया, कंपैरेटिव अकाउंट दिया कि डिफरेंट किंगडम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, कौन से ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर आ रहे हैं, एवरी दैट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ये टेबल्स को समझते हैं। टेबल इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कैरेक्टर से दिया हुआ है कि सेल टाइप कैसा होगा, सेल वॉल क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं मोनेरा, जो 5 किंगडम का सबसे पहला किंगडम है। इसके अंदर ना कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा, जिनके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहले ये 2 को समझते हैं, देन बाकी 3 को समझेंगे, क्योंकि ये देखो, ठीक है, सेल वॉल देखेंगे तो इनका सेल वॉल भी देखा गया था, इनका सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक है, जो पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से बनी हुई है। इंपॉर्टेंट, ये टेबल आपको रटा हुआ होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, हर एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, इन जो मोनेरा के जितने भी ग्रुप मेंबर है उनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा एब्सेंट होगा। हमें पता है क्यों एब्सेंट होगा, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होगा, क्योंकि जो मोनेरा सबसे प्रिमिटिव किंगडम, सबसे पहला किंगडम है, तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें सिर्फ सिंगल सेल्ड होंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होंगे, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। इसी की वजह से उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जो सेल वॉल जो प्रेजेंट होगा, जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, वो किससे बना होगा, नॉन सेल्यूलोज से बना होगा। नॉन सेल्यूलोज तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड का मिश्रण होगा। इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही प्रिमिटिव है। बेसिकली ये तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और कुछ कुछ मोनेरल्स तो हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, कुछ कुछ सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, कुछ कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही वास्ट है। क्यों वास्ट है, क्योंकि सिंगल सेल्ड है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे प्रोटिस्टा के ऊपर। 5 किंगडम का नंबर दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यानी कि उनके अंदर हमें न्यूक्लियर एनवेलप देखने को मिलेगी, प्रेजेंट इन सम होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या होगा, प्रोटिस्टा की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, सेल्यूलर इन नेचर होती है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सिर्फ बहुत ही बेसिक सा है, ऑटोट्रॉपिक होगा या तो हेटरोट्रॉपिक होगा, दैट्स इट। सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ये सब हमें प्रोटिस्टा में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, पर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, एंड हेटरोट्रॉफिक, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे का सहारा लेते हैं अपनी फूड को फुलफिल करने के लिए। अब देखो, हमें पढ़ना तो एनसीईआरटी है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ फोटोसिंथेटिक दिया है, ऑटोट्रॉपिक के अंदर सिर्फ फोटोसिंथेटिक बोल दिया, इसमें कीमोट्रॉफिक है कि नहीं, कीमोसिंथेटिक है कि नहीं, ये स्पेसिफाई नहीं किया है। तो देख लेना, क्वेश्चन आएगा कीमोसिंथेटिक का तो मोनेरा टिक मार्क करके आना। ऐसा ना हो कि इसमें नहीं दिया, कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम चलते नेक्स्ट पे, फंगाई। एक इंपॉर्टेंट है फंगाई, इजंट इट? आजकल जैसे कि रेनी डेज चल रहा है, वी आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट फंगाई कैन डू टू अस, वेरी वेरी फेमिलियर, राइट? इसके अंदर भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इनका जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट तो होता है, लेकिन एक स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ होता है, जिसको बोलते हैं काइटिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सेल वॉल किससे बना हुआ है। मोनेरा का पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से बना हुआ है। प्रोटिस्टा में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो आपको भी नहीं पढ़ना है। फंगाई में स्पेसिफाई किया हुआ काइटिन, क्योंकि ये वर्ड आपको हर चैप्टर में बहुत बार देखने को मिलेगा, तो याद कर लेना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स प्रेजेंट होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है, ये टिश्यूज के फॉर्म में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसका बेसिकली फंगाई के अंदर सिर्फ हेटरोट्रॉपिक होते हैं, जो सेप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर उसने व्हाट इफ इसने बोल दिया कि व्हाट अबाउट जो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, ऑफ कोर्स आपको अंदर स्पेसिफाई नहीं किया, तो आपको एनसीईआरटी को लेते हुए चलना है। तो फंगाई बोलेगा तो सिर्फ इसमें आपको याद रखना है कि सिर्फ हेटरोट्रॉपिक की बात की हुई है। हेटरोट्रॉपिक में भी सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लांटेन। ऑफ कोर्स प्लांटेन एनिमलिया से बड़े ही फेमिलियर है। दोनों भी यूकैरियोटिक होते हैं।
प्लांटे में तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमेलिया में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन से प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, बड़ी बेसिक चीज है, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स प्रेजेंट होगा क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स है। प्लांटे मैक्सिमम टिश्यू या ऑर्गन तक एक्सटेंड कर सकता है, बट आपको पता है एनिमल्स आर वास्ट, उसमें टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम पूरा काम करता है। प्लांट्स बेसिकली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई सिर्फ जर्नलाइज्ड वे में किया है, आपको एनसीईआरटी को लेके चलना है। ऑटोट्रॉफिक जो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होगा। एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफिक के साथ साथ होलोजोइक भी है। व्हाट डज होलोजोइक मींस? ऐसे एनिमल्स जो अपना माउथ के थ्रू खाते हैं, दैट इज नथिंग बट अ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, या तो बेसिकली सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं कुछ एनिमल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको देखो जरा दिमाग में लगाना, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, लर्न अकॉर्डिंगली। एक्सेप्शंस हर एक किंगडम में है, लेकिन आपको एक्सेप्शंस याद नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इस पे। तो आपको जो दिया है, मेक श्योर यू दैट यू लर्न इट एज इट इज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब उसको खत्म करने का काम करते हैं कि द थ्योरी डोमेन हैज बीन प्रपोज्ड। क्या प्रपोज किया है कि डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। फर्दर एक और क्लासिफिकेशन आया कि हमने यहाँ पे देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो मोनेरा जो फर्स्ट किंगडम है ना, 3 डोमेन सिस्टम में क्या किया है, ये मोनेरा जो है ना, उनको 2 डिफरेंट पार्ट में, 2 डिफरेंट सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दो डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, leaving the remaining eukaryotic kingdom in a 3rd domain and thereby a 6th kingdom classification। उन्होंने क्या किया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जिसमें मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगाई था, प्लांटे था, एनिमेलिया था, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हो गया, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या हो गया, हमारे पास मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगाई हो गया, प्लांटे हो गया, एनिमेलिया हो गया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। उससे भी हायर क्लासिफिकेशन कौन सा है, उससे भी हायर क्लासिफिकेशन है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें क्या हुआ, बाकी सबको तो एक कैटेगरी में रख दिया, कौन सी कैटेगरी, 6 किंगडम में रख दिया गया। जो फर्स्ट जो मेन है मोनेरा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 में उन्होंने 2 पार्ट में किसमें डिवाइड किया है, मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, यू विल लर्न अबाउट दीज इन डिटेल एट हायर क्लासेस। आपको ना डिटेल में जाना नहीं कि मोनेरा को किस में डिवाइड किया गया, ये आपने डिटेल में पढ़ोगे, आपको जो एनसीईआरटी में दिया, मेक श्योर दैट यू स्टडी। 6 किंगडम में क्या होता है कि बाकी जो बच्चे हैं ना 4, उनको एक डोमेन में डाल दिया, और जो मोनेरा है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किसमें किसमें वो आपको नहीं पता करना है। देखा जाए तो आर्की बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया फॉर श्योर, लेकिन आपको उसकी इतना डीपर स्टडी अभी नहीं करनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system। यानी कि हमने देखा कि बड़े ही चेंजेस होते हुए आ रहे हैं आजकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो हमने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और डीपली पढ़ेंगे। क्यों डीपली पढ़ना है, हमने जाना ना इस क्लासिफिकेशन में से क्या बात है कि इतने सारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन को छोड़कर हमने इसी क्लासिफिकेशन को चूज किया। Earlier classification system include bacteria, blue green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperm under plant। So पहले जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था तो सिर्फ 2 ही डोमेन्स थे, राइट, मैंने कि 2 ही सिर्फ 2 ही कैटेगरीज थे, एक तो प्लांटे था, एक एनिमेलिया था। इसमें ड्रॉबैक बता रहे कि प्लांट में क्या क्या चीज को इंक्लूड कर लिया गया था। सबने उस वक्त बैक्टीरिया को भी प्लांट मान लिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी प्लांट मान लिया था, फंगाई को भी प्लांट मान लिया था, कि उनका बेसिस क्या था, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, जो ग्रीन इन कलर हो, और बहुत ही जर्नलाइज क्लासिफिकेशन उन्होंने दे दिया था। मॉसेस को भी उन्होंने प्लांट में रख दिया। इवन दो फॉर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको ना बोलते हैं, सब कुछ एकदम हॉच पॉच करके एक एक किंगडम में डाल दिया, क्योंकि बहुत ही सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन था। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम, इन्होंने ये भी दिया, उनका मेन पर्पस क्या था, दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन द सेल। इंपॉर्टेंट है कि अर्लियर लोगों ने ना यहाँ पे सिर्फ एक क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन जो हमने प्लांटर एनिमेलिया किया था, उनका बेसिक साइंटिस्ट को जो पता चला, जो साइंटिफिक बेसिस था, वो सेल वॉल था। ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हो जिनके पास सेल वॉल है, उनको किंगडम प्लांटे में डाल दिया था। ऑफ कोर्स आपको भी सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी तो सेल वॉल होता है, लेकिन वो थोड़ा ना प्लांट है। बट
फिर भी उनके जो क्राइटेरिया के अंदर ये फिट हो रहा था, इसकी वजह से उन्होंने बैक्टीरिया को भी प्लांटे के अंदर रख लिया। इसी ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। These placed together group which widely differ in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae जो cyanobacteria है। वो तो देखा जाता है ये बड़े सुपरफिशियल है, इसके वजह से उन्होंने दो अलग अलग चीजों, एक यूकैरियोटिक है एक प्रोकैरियोटिक है, उनको सबको साथ मिला दिया विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोट्स, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रे एल्गे, साइनोबैक्टीरिया। जो प्रोकैरियोट है उनको यूकैरियोट के साथ मिला के रख दिया था। देख रहे क्लासिफिकेशन का मामला, उन्होंने एक ए को जेड से आके मिला दिया विच इज रॉन्ग। इसी की वजह से हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सहारा लेना पड़ा। It also grouped together the unicellular organism and multicellular organism, यानी कि नॉट ओनली दैट कि उन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को मिला दिया था, क्लासिफाई नहीं कर पाए थे, उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी साथ में मिला दिया था। कैन यू इमेजिन कि कितना घटिया क्लासिफिकेशन था। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि जो क्लैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा को देखो, दो डिफरेंट चीजों को साथ मिला के रख दिया था। ये क्या है अपना प्लांट किंगडम में समझोगे, अभी सिर्फ नाम याद रख लो। The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and autotrophic green plant। और ये देखो सार्केज्म देख लो आप, प्लांट्स जो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक है उनको किसके साथ रख दिया, हेटरोट्रॉपिक फंगाई के साथ रख दिया था। वाओ, दैट्स अमेजिंग। Though they also showed a characteristic difference in the cell wall composition. Not only that, जो प्लांट का सेल वॉल है सेलुलोजिक है, जो फंगाई का सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ है, उनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट है, लेकिन उनका क्राइटेरिया क्या था, सेल वॉल प्रेजेंस है कि नहीं है। सिर्फ इस बेसिस पर उन्होंने क्या क्या क्लासिफाई कर दिया और उनको देखा गया कि क्लासिफिकेशन वाज अ बिग फेलियर जब हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने आगे डिस्क्राइब भी किया कि फंगाई के पास तो काइटिन है और जो ग्रीन प्लांट है उनके पास सेलुलोजिक सेल वॉल है, ठीक है, उनके पास तो सेलुलोजिक सेल वॉल है। When such characteristics were considered, जब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हमने जब समझा, the fungi were placed in a separate kingdom। जब हमने इसको समझा फंगाई को और भी डीपली एनालिसिस किया, हमने देखा इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक बड़े ही डिफरेंट है। इसी की वजह से ना फंगाई को एक डिफरेंट किंगडम ही दे दिया हमने, किंगडम फंगाई। All prokaryotic organisms were grouped together in kingdom Monera। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको मोनेरा में डाल दिया। ऐसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को हमने किंगडम प्रोटिस्टा में डालते गए। उन्होंने क्लासिफाई कैसे किया जो एकदम एप्रोप्रिएट है, साइंटिफिक बेसिस है, जिसमें ड्रॉबैक्स देखने को तो मिलते हैं लेकिन बड़े बड़े कम ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, earlier placed in alga within the plant and both having the cell wall। मतलब पहले देख रहे हो, पहले दोनों को अलग कर दिया था, क्लोरेला जिनके पास सेल वॉल और क्लैमाइडोमा जो एक ही साथ उनको रहना चाहिए लेकिन उन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया गया था बिकॉज ऑफ ओनली सिंगल बेसिस जिन्होंने सेल वॉल लिया था। विद पैरामेशियम एंड अमीबा व्हिच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमेलिया व्हिच लैक सेल वॉल। देखो क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामेशियम, अमीबा सब कहीं ना कहीं इंटररिलेटेड है, लेकिन इन सबको डिफरेंशिएट, इन दोनों को दूर कर दिया था। पैरामेशियम और अमीबा को डिफरेंशिएट कर दिया गया था इवन दो सेम ग्रुप को बिलोंग करते। क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल नहीं है, उनको एक गलत कैटेगरी में रख दिया गया था, एनिमल्स की कैटेगरी में रख दिया था। ऑल्दो एक प्लांट्स है, ऑल्दो एक बैक्टीरियाज है, ऑल्दो बहुत सारे जो है फंगाइज है, इन सबको क्या कर दिया गया तो उनको किंगडम प्लांट या एनिमेलिया के अंदर सिर्फ डिफरेंशिएट किया था, दैट्स इट। इट इज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म which in earlier classes were placed in different kingdom. These happened because the criteria for classification changed. These kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and the evolutionary relationship. उन्होंने क्या बोला, देखो पहले भी प्लांट तो प्लांट ही था, एनिमल तो एनिमल ही था, लेकिन उनकी क्या करना, उनकी जो बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग पावर, उनको किस किंगडम में प्लेस किया जाएगा, किस डोमेन में डाला जाएगा, वो चेंज होते जा रहा है, वो चेंज हो रहा है अभी तक भी, क्योंकि हम जितना ज्यादा समझते हुए जा रहे हैं, द मोर डीपर वी वांट टू गो, हमें उतना ही नॉलेज क्या हो रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है। एंड दैट इज व्हाई हम एज अ साइंटिस्ट बेसिकली वो ना बहुत ही डिफरेंट ग्रुप्स का निर्माण कर रहे हैं, और इसी की वजह से ना अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में तो कल होकर डिस्प्लेस होकर अदर ग्रुप में चला जा रहा है। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only on the morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic relationship, that is based on the evolutionary relationship।
कि आप देखोगे ना कि ज्यादा एक्यूरेसी तब आएगी जब हमें किसी चीज की पास्ट पता हो। जैसे कि आप थेरेपी के पास जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेपिस्ट क्या करता है, आपकी ना पास्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत ही ज्यादा होता है, कीन होता है कि तभी जाके वो फर्दर ट्रीटमेंट करता है। डू यू नो द रीजन कि जब भी हमें पास्ट पता चलता है ना, तो हम जो प्रेजेंट में पीपल खड़ा है या प्रेजेंट कोई भी ऑर्गेनिज्म खड़ा है उसको बहुत ही बेटर वे में जज कर सकते हैं और समटाइम इवन फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसी की वजह से हम ऐसा सोच रहे थे कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे नहीं था बेस्ड, वो फिजियोलॉजिकल भी सिर्फ नहीं था, रिप्रोडक्टिव भी नहीं था, लेकिन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया है। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स हमें पता है कि हम एक ही ऑर्गेनिज्म थे, बहुत सारे इवोल्यूशन हुआ, ऑर्गेनिज्म चेंज हुए, ऑर्गेनिज्म ने माइग्रेट किया, उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट किया, चेंजेस बहुत ही देखने को मिले, लेकिन कॉमन एंसेस्टर था। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ठीक है कॉमन एंसेस्टर है तो ये कैरेक्टर्स तो होने चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर इन्वायरमेंट से जो चेंज हो सकता है अगर वो हो रहा है तो हम वो भी स्टडी करने के लिए इजी हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, कि ये चैप्टर में ना हम लोग मोनेरा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा, फंगाई, जो विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधारित है। द किंगडम प्लांटेन एनिमेलिया कॉमन रेफर टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली विल बी डील सेपरेटली इन चैप्टर नंबर 3 एंड 4। कि इस चैप्टर में हम सिर्फ 3 किंगडम को समझे। कौन से? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगाई। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक स्पेशल चैप्टर बनाया गया है किंगडम प्लांटेन, किंगडम एनिमेलिया को समझने के लिए, जो बड़ा ही डीप है। वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। आई होप इतना क्लियर है कि अभी हम यही समझ रहे थे कि क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है, जरूरी भी है तो अर्लियर बेसिस क्या था। पहले तो हमें सिर्फ खाना पीना सुना था, तो बॉडी सुपरफिशियल था जो हमारे यूज और डिसयूज पे बेसिस था। लेकिन सबसे अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया? एरिस्टोटल ने दिया। उन्होंने क्या किया? प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किया और एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन से? किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे। अभी नेक्स्ट हमारे पास लिनियस है जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिन्होंने बहुत ही ब्रॉडर होते ना ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, बहुत ही ब्रॉडर किंगडम का क्लासिफिकेशन किया, विच इज किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया। देखा जाए तो किंगडम प्लांट एंड एनिमेलिया इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन इसका जो बेसिस दिया गया बड़ा ही सुपरफिशियल था। इसकी वजह से हमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिले। ड्रॉबैक जैसे कि आपने देखा कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स अलग हो गए, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इधर उधर हो गए, विच इज नॉट रियली ग्रेट। फिर हमने देखा हमारे लिए सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस नहीं, हमें कुछ ना कुछ इंटरनल बेसिस भी लेना चाहिए। नॉट ओनली दैट कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में ज्यादा पता चल सके। ठीक है, हमने ये देखा कि कैसे क्लासिफिकेशन ओवर द टाइम चेंज होता है, किंगडम्स में जो ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड है वो किस वे में शिफ्ट होता है। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। यानी कि हमें पता है कि किंगडम मोनेरा में हम किन चीजों को रखते हैं जो प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखा गया जितने ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया उनका सोल मेंबर है। कि क्योंकि किंगडम मोनेरा में मोस्ट अबंडेंट जो पाया जाता है, दिस इज नथिंग बट बैक्टीरिया। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखने में अगर हम काउंटिंग में जाए ना तो दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, और किंगडम मोनेरा में भी भाई बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आप जहां पे सोच नहीं सकते वहां पे बैक्टीरिया जा सकता है। ठीक है, 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल्स। यानी कि आप अगर एक मुट्ठी जमीन में से आप वो मिट्टी भी निकालोगे ना, उसमें भी आपको हजारों डिफरेंट बैक्टीरिया पाए जाएंगे। They also live in extreme habitats such as hot spring, deserts, snow and deep oceans, where very few other organisms or life forms can survive. मैंने बताया था कि आप जहाँ पे जाने का सोच नहीं भी सकते, जहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म जाने का सोच नहीं भी सकते, वहाँ पर भी किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर है बैक्टीरिया, वो वहाँ पे जाके पहुँच जाते हैं। Many of them in or on other organism as a parasites, कि बहुत सारे इनसाइड किसी की ऑर्गेनिजम्स में या ऑन द ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है कि बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप्स। यानी कि बैक्टीरिया ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, प्रोकैरियोटिक है, लेकिन उसका शेप का वेरिएशन ना बड़ा ही ज़्यादा अच्छा है।
इसी की वजह से जो बैक्टीरिया है उनको 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। नंबर 1 इज स्फेरिकल कॉकस, जिसको प्लूरल में कोकाई बोलते हैं। याद रखना कि स्फेरिकल कॉकस यानी कि बॉल शेप, जिसको प्लूरल फॉर्म में कोकाई बोलते हैं। रॉड शेप बैसिलस, रॉड का जो शेप होता है वो बैसिलस होता है। कॉमा शेप्ड विब्रियम, इंपॉर्टेंट कि जो कॉमा शेप्ड होता है उसको विब्रियम बोलते हैं, जिसका प्लूरल वर्ड विब्रियो होता है। स्पाइरल शेप स्पाइरुलम, स्पाइरल शेप स्पाइरुलम, इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे साथ बोलिए, क्योंकि बैक्टीरिया किस पार्ट में है, 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। किसका बेसिस क्या है भाई, उसका बेसिस है शेप। सबसे पहले स्फेरिकल कॉकस, प्लूरल कोकाई। स्फेरिकल कॉकस यानी कि स्फेरिकल कौन से शेप का होता है, कॉकस शेप का होता है। रॉड शेप बैसिलस, रॉड शेप बैसिलस। एंड थर्ड वन इज कॉमा शेप्ड विब्रियम, कॉमा शेप्ड विब्रियम। फोर्थ वन इज स्पाइरल शेप्ड स्पाइरुलम, स्पाइरल शेप्ड स्पाइरुलम। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स भी दिया हुआ है, कोकाई, बेसिलाई, स्पोर्स। देख रहे हैं आपको कि बेसिला के अंदर स्पोर्स भी देखा हुआ है। ये नेमिंग में दे सकता है, लोग इस पे फोकस नहीं करते। स्पाइरुला, स्पाइरुलम, दिस इज द फ्लैजुलम, दिस इज विब्रियो। है, समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है? ओके, लेट मी डू इट। दिस इज द विब्रियो। देख रहे हो कॉमा शेप, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। ये देखो स्पाइरुलम शेप, स्पाइरल, जस्ट लाइक अ स्पाइरल थिंग। यहाँ पे बेसिलस, बेसिलस, यहाँ पे स्पोर्स भी पाए जाते हैं। कॉकस, कोकाई शेप, स्पेरिकल शेप। क्लियर? ओके, अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स आर वेरी सिंपल। बैक्टीरिया जैसे कि प्रोकैरियोट्स है, उनके स्ट्रक्चर ना बड़े ही सिंपल होते हैं, दिखने में बड़े सिंपल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजनिंग आता है, ठीक है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। उनका जो बिहेवियरल कॉम्प्लेक्स है ना, भर भर के उनके अंदर जो उनके बिहेवियर आप भी नहीं समझ पाओगे, इतना डिफिकल्ट है। इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन आपको रटी होनी चाहिए कि दो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। Compared to many other organisms, bacteria as a group have shown the most extensive metabolic diversity. Not only that, मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे भी रह लेता है, तो रहने के लिए, जिंदा रहने को खाना पीना भी तो चाहिए। वो किधर भी रह लेता है, उसी के अकॉर्डिंग उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, उसी हिसाब से वो भी बहुत ही डाइवर्स है। वो अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से डेवलप करके वो हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफ, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफ होते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉफ का मतलब बताया हुआ है यहाँ पे कि दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट याद रखना। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कुछ ऐसे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बनाते हैं, कुछ ऐसे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक विद द हेल्प ऑफ लाइट अपना खाना बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो केमिकल्स के थ्रू अपना खाने का निर्माण करते हैं। The vast majority of bacteria are heterotroph. Assertion reasoning हाईलाइट कर दो क्या कि जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है ना वो ऑटोट्रॉफिक in नेचर होता है। जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है ना वो हेटेरोट्रॉफिक in नेचर होता है। बिकॉज जो फोटोसिंथेटिक नेचर जो वाले बैक्टीरिया होते हैं बहुत ही कम पाए जाते हैं। ऑफकोर्स बैक्टीरिया नाम ही कैसा, जिसको सुन के कोई डर ना जाए, इसी की वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक in नेचर होते हैं। That is, they depend on others' organism or on dead organic matter for food. Heterotrophic का मतलब होता है कि वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं या किसी भी डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपना फीड का पूरा मामला चलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 2.1.1 पे आर्की बैक्टीरिया के ऊपर कि जो किंगडम हमारे पास मोनेरा है वो दूसरे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया यानी सूडो बैक्टीरिया। ये सूडो क्यों बोला जाता है, इनको हम समझते हैं। सूडो और इसको हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये थोड़े से स्पेशल है, थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के। तो आपको पता था ना कि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट हमारा कैसा था, बड़ा ही हार्श, बहुत ही हार्श कंडीशन हुआ करती थी पहले। कुछ भी वाटर, जब भी धरती का निर्माण हुआ सबसे पहले बैक्टीरिया का ज्यादा ग्रोथ सबसे ज्यादा देखा गया था। वहाँ पे सर्वाइबिलिटी के चांस बैक्टीरिया की बहुत ही ज्यादा थी। तो उसी से बहुत ही इनहेरिट करके लाया कि बहुत सारे एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, जिसको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। नीट बड़ा ही चालाक है, वो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया बोलेगा ही नहीं, वो हेलोफाइल्स बोलेगा। आपको याद रखना है कि सॉल्टी एरिया मतलब हेलोफाइल्स,
हॉट स्प्रिंग नहीं बोलेगा, वो थर्मो एसिडोफाइल्स बोलेगा, ठीक है। वो आपको मार्शी एरिया नहीं बोलेगा, मिथेनोजेंस बोलेगा। तो ये सब जगह वो क्या होता है, आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है तो बैक्टीरिया, वो इतनी हार्श कंडीशन में कैसे रह पाता है? आता तो बैक्टीरिया की कास्ट से ही है ना, वो यू बैक्टीरिया, वो आर्कीबैक्टीरिया, आता तो बैक्टीरिया मोनेरा सही है, लेकिन ऐसे इसके अंदर क्या डिफरेंस है जो इसको अलग बनाती है? तो इसका डिफरेंस किस में देखा गया? सेल वॉल स्ट्रक्चर में। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये सेल वॉल ही एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा कवच है, आर्कीबैक्टीरिया का ऐसा कवच है जो उसको अनेबल करता है टू लिव इन एन एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन। इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन बड़ा ही डिफरेंट होता है जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं, जो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स such as cow and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals। क्या आपको पता है कि हमें पता है कि ना बायोगैस का निर्माण होता है किसी से? डंग से। काउ डंग हो गया, बफेलो डंग हो गया। ऐसा क्यों होता है? अपने आप थोड़ी ना होगा, कुछ तो होगा। तो ना जो काउ है उनके गट में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम मिथेनोजेंस है। वो क्या करते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं डंग से और बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट बैक्टीरिया की कितना डाइवर्स है। वो एक एनिमल के गट में भी पाया जाता है, हार्शी कंडीशन में भी पाया जाता है। उसी हार्शी बैक्टीरिया को हम आर्की बैक्टीरिया का नाम देते हैं। देखो, ठीक है। दूसरा चलते हैं हम यू बैक्टीरिया के ऊपर। यू बैक्टीरिया क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट है गया ना। यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनको पता है कि भाई मैं बैक्टीरिया हूं। These are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall. Cell wall तो इनके पास भी होते, ऊपर भी सेल वॉल था, लेकिन कॉम्पोजिशन बड़ा डिफरेंट था। यू बैक्टीरिया के अंदर ना, अगर वो मोटाइल है तो उनके अंदर फ्लैजिला भी पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया जो आर्की बैक्टीरिया का एक होता है ना, उसके अंदर जो कैटेगरी में आता है, ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गा। देखो कंफ्यूज मत होना, एल्गा समझ के इसको एल्गा मत समझ लेना, इट्स अ बैक्टीरिया। ओके, हैविंग अ क्लोरोफिल ए। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए है। टू ग्रीन पार्ट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। और साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। यू बैक्टीरिया के बहुत ही फेमस एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। तो उसकी ना पूरी जन्म कुंडली आपको बताई जा रही है कि वो ब्लू ग्रीन एल्गा है। नाम सुन के कंफ्यूज मत होना, इट्स नॉट एन एल्गा, इट्स अ बैक्टीरिया। इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाई जाती है जो सिमिलर होता है ना ग्रीन प्लांट से। इसी की वजह से ये ना फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है। क्लोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मरीन में भी पाया जाता है, और इवन टेरेस्ट्रियल एल्गेज भी पाए जाते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट। देखा गया जो साइनोबैक्टीरियाज के जो कॉलोनीज है उनको ने एक जेल लाइक सब्सटेंसेस से ना सराउंडिंग किया हुआ है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन अ पोल्यूटेड वाटर। इंपॉर्टेंट है कि जो गंदा पानी, ब्लूम यानी कि बहुत ही ज्यादा फैल जाते हैं, मतलब जो पानी की लेयर की पूरी ऊपर वाली लेयर को कवर अप कर जाते हैं। कौन सा? पोल्यूटेड वाटर। असर्शन रीजनिंग में पोल्यूटेड की जगह फ्रेश वाटर दे देगा, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन। कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ब्लू ग्रीन एल्गा का एग्जांपल है, नॉस्टॉक का दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्लांट्स को ना बहुत कमी पड़ जाती है नाइट्रोजन की, बिकॉज वो एक गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें कोई मीडियम चाहिए। वो मीडियम का काम कौन करता है? हमारे बैक्टीरिया ही करते हैं। वो बैक्टीरिया कौन होते हैं? यू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called as heterocyst. So ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है हेट्रोसिस्ट, ये होते तो वही यू बैक्टीरिया ही है, साइनोबैक्टीरिया का ही पार्ट है, लेकिन अपने सेल्स के अंदर कुछ सेल्स के अंदर मॉडिफाई कर देते हैं। उस मॉडिफाइड वर्जन को क्या बोला जाता है? हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या होता है? जो नाइट्रोजन उन्होंने एटमॉस्फेयर से लिया होता है उसको फिक्स करता है ताकि प्लांट्स जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए यूजफुल हो जाए। ऐसे कौन से बैक्टीरियाज है जो हेट्रोसिस्ट है, जिनके अंदर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है? उनका नाम है नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ऑफ कोर्स एग्जांपल आ गया बायो में तो आपको याद ही रखना है।
कौन से दो एग्जाम्पल? ऐसे दो एग्जाम्पल्स जिन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में फिक्स कर सकते हैं, हेटेरोसिक्स भी है उनके पास, ऐसे दो है नॉस्टॉक एंड एनाविना। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, जो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। कि फोटोऑटोट्रॉफ तो सन की हेल्प लेते हैं, ऐसे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं और अपने सर्वाइवल को कंटिन्यू रखते हैं। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. आपको मैं बता दूं, ऐसे ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो कीमोऑटोट्रॉफ बैक्टीरियाज होते हैं, जो ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया को, ये बड़े ही यूजफुल होते हैं। क्यों यूजफुल होते हैं? ये रिसाइकलिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रेट, नाइट्राइड, अमोनिया सब ट्रैप्ड है, उनको खाने का काम करते हैं और रिसाइकलिंग मिट्टी में, सॉइल में, प्लांट्स को देने का काम करते हैं, एनवायरनमेंट को वापस रिटर्न देने का तरीका फॉर्म कर लिया किन इन बैक्टीरियाज ने। और जैसे कि हमने बोला था कि बैक्टीरियाज के अंदर, मोनेरास के अंदर सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज। और जो चीज ज्यादा पाए जा रहा हम उसका यूटिलाइज ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये ना बड़ा ही अबंडेंट इन नेचर होता है, हमने बहुत ही पहले पढ़ चुका था। द मेजोरिटी ऑफ आर द डीकम्पोजर। इंपॉर्टेंट है अगेन कि बहुत सारे बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप है, हेटेरोट्रॉप में बहुत सारे क्या है, डीकम्पोजर्स है। डीकम्पोजर का काम क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट उन्होंने एनवायरनमेंट से ट्रैप किया उनको वापस एनवायरनमेंट को देना, इट्स अ मीडियम, ठीक है। Many of them have significant impact on human affairs as well, कि बहुत सारे ना ह्यूमन लिए बहुत यूजफुल है। एग्जाम्पल दिया है कि they are helpful in making curd from milk, जैसे कि जो हम कर्ड फ्रॉम मिल्क, आपको पता है लैक्टोबैसिलस से आपने 10th स्टैंडर्ड में या लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो ऑफ कोर्स लैक्टोबैसिलस क्या है भाई? ये भी एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, मेकिंग कर्ड, कर्ड को बनाने में हेल्पफुल होता है। किससे? मिल्क से। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम सुना होगा नाम। ये क्या होता है? ये एंटीबायोटिक जो हमें ह्यूमन के लिए बचाने के लिए इतने हेल्पफुल होते हैं। जो आप बहुत सारे लेग्यूम्स खाते हो, जो दाल इतना प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करके भी देता है। पहले सबसे पहले ना ये उसको कंटिन्यू करने से पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है डायग्राम क्या है। फिलामेंटियस इन नेचर है, ब्लू ग्रीन एल्गे का है। आपको दिख रहा है ये ब्लू ग्रीन एल्गे का है। इसका नाम क्या है? नॉस्टॉक। हमने पढ़ा था ना नॉस्टॉक एंड एनाबिना, उसका स्ट्रक्चर दिया। आपको हेटेरोसिस दिख रहा है यहाँ पे, कैन यू सी दिस हेटेरोसीट? अब मैंने बात किया था कि म्यूसिलीजीनियस शीट भी प्रेजेंट होती है। ये बस एक डायग्राम है, आपको याद रखना है कि फिलामेंटियस इन नेचर होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे होता है जिसका नाम नॉस्टॉक होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि लेग्यूम्स में, रूट में पाए जाते हैं, ठीक है। सम आर पैथोजेनिक कॉजिंग डैमेज। भाई अच्छे तो बहुत पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बुरे चीज भी होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होते हैं जो ह्यूमन बीइंग को, क्रॉप को, फार्म एनिमल्स को, इवन पेस्ट को खराब कर देते हैं, बड़ा ही मतलब बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरियल डिसीज के नाम दिया हुआ है, क्लोरेला, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है। अब जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो बहुत सारे आपको वायरल डिजीजेस भी देखने को मिलेंगे। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि इसमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है। 4 ऑप्शन, बहुत सारे बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे नाम कॉमा डाल के दे दिए जाएंगे। इसमें से पूछेगा कितने बैक्टीरियल डिजीज है, कितने वायरल डिजीज है, आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा। तो अभी आप याद कर लो उसमें कि बैक्टीरियल डिजीज कौन से क्लोरेला हो गया, टाइफॉइड हो गया, टिटेनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ये सब क्या है, डिफरेंट बैक्टीरियाज है, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। इंपॉर्टेंट कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है? फिजन से। फिजन 2 पार्ट में से डिवाइड हो जाना। फिजन की हेल्प से क्या करता है? वो अपने आप को डिवाइड करता है। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि बैक्टीरिया किससे डिवाइड करता है? फिजन से। Sometime under unfavorable conditions they produce spores। इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे क्या होता है कि ना कभी कभार बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है। अनफेवरेबल मतलब खाना अवेलेबल नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है, तो बैक्टीरिया क्या करता है? अपने अराउंड एक हार्ड कवरिंग, एक हार्ड सिस्ट का निर्माण कर लेता है और उस सिस्ट को क्या बोला जाता है? स्पोर्स। They also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to others। कि देखा गया है कि वो ना एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेथड को फॉलो करते हैं। आपको पता है पिलाई का फॉर्मेशन होता है, फिम्ब्रे का फॉर्मेशन होता है, 2 सेल्स जुड़ते हैं, वो अपना डीएनए ट्रांसफर करते हैं। उससे क्या होता है? वो भी एक तरीका है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ तरीका है डीएनए ट्रांसफर करने का।
और अपनी प्रोजेनी को आगे कंटिन्यू करते रहने का। ठीक है, दिस इज नथिंग बट ए प्रिमिटिव मेथड जो डीएनए ट्रांसफर को प्रमोट करता है। और जैसे ये डीएनए ट्रांसफर को प्रमोट करता है, यानी कि अगर मैं बोल सकती हूँ कि वो एक वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट चलते एक इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइटेड किया, माइकोप्लाज्मा। एक बैक्टीरिया की कैटेगरी है, आर द ऑर्गेनिजम्स जो कंप्लीटली लैक करते सेल वॉल। ओ माय गॉड, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो सेल वॉल लैक करता है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्रीमियरली एक्वेटिक, बहुत ही एक्वेटिक किस्म के लोग होते हैं, एक्वेटिक के नीचे में पाए जाते हैं। ठीक है, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। एक इंपॉर्टेंट लिंकिंग चेन है, देखो ना, एक प्रोकैरियोट को यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म से जोड़ने का चेंजिंग लिंक प्रोटिस्टा नहीं कर रहा है, आपको नहीं लग रहा है? दैट इज यहाँ पे बोला कि ये किंगडम ना एक लिंक फॉर्म करता है, किससे? प्लांट से, एनिमल से या फंगाई से। ऑफ कोर्स यहाँ पे फंगाई है, प्लांट, एनिमल सबके बीच में आता है, तो इसलिए लिंक फॉर्म करता है। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टल सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ऑफ कोर्स हमें पता है यूकैरियोट होता है, तो जितने भी यूकैरियोटिक फीचर्स है वो सब आएंगे, जैसे कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, सम है फ्लैजिला और सीलिया। कुछ कुछ के पास ना बॉडी पे फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, सीलिया भी पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा reproduce sexually, asexually and sexually by the process involving the cell fusion and zygote formation। important है, बैक्टीरिया किससे डिवाइड करता था? किससे? फिजन से, राइट? यहाँ पे किस वे से वो सेक्सुअली और सेक्सुअली डिवाइड करता है? किससे करता है? सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से। एसेक्सुअली सेल फ्यूजन से और सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन से। देखो लोग ना जाइगोट फॉर्मेशन को भूल जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि प्रोटिस्टा के अंदर जाइगोट फॉर्मेशन होता है। पहले देखो, किसी के माइंड में अगर तुम अचानक क्वेश्चन पूछोगे कि प्रोटिस्टा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आपको लगेगा हाँ होता है। जाइगोट फॉर्मेशन होता है, आपको लगेगा बड़ा ही प्रिमिटिव टाइप है, नहीं होगा, क्योंकि लोग ये लाइन को मिस कर देते हैं। लेकिन याद रखना जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। अब चलते हैं हमारे सबसे पहले सब ग्रुप में, क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स का काम क्या है? ठीक है, क्राइजोफाइट्स बोल रहा है कि दीज ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स, गोल्डन एल्गी, जिसके अंदर डेस्मिड्स आते हैं। यानी कि इस ग्रुप के अंदर और भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि डायटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी आते हैं, जिसको गोल्डन एल्गी को अगर एक बोलते ना जर्नलाइज वे में हम डेस्मिड्स का नाम देते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरमेंट। तो क्राइजोफाइट्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डायटम्स हो गया, गोल्डन एल्गी हो गया, ये फ्रेश वाटर में तो पाते ही है, लेकिन मराइन वाटर में ही पाए जाते हैं। They are microscopic and float passively in water current। plankton यानी कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और ना वो लहर के साथ पैसिवली बोलते ना चलते हुए जाते हैं। दिस इज बोलते हैं वाटर करंट। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ऑफ कोर्स वाटर पानी के साथ बहते हुए जाते हैं, तो ज्यादातर इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है, खुद का खाना लाइट की हेल्प के थ्रू वो अपने खाने को फॉर्म करते हैं। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन, अंडरलाइन थिन है, असर्शनिज्म में थिक दे देगा, आप कंफ्यूज कर देगा। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। कि डायटम्स के जो मेंबर हैं उनमें जो सेल वॉल है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अतरंगी है, शेल्स का फॉर्मेशन कर लेता है, वो भी थिन ना, विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। तो सोप बॉक्स देखा है, एक ऐसा होता है, एक इसके ऊपर ऐसा फिट हो जाता है। सिमिलरली ये सोप बॉक्स की तरह अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, सेल वॉल को। The cell wall are embedded with silica and thus the cell wall are indestructible। और ये सेल वॉल इतना indestructible होता है क्योंकि इसके अंदर सिलिका का प्रेजेंस होता है, यानी कि अपने बीच में सीमेंटिंग की जगह पे वो सिलिका भर लेते हैं, इसी की वजह से वो indestructible बन जाता है। Thus diatom have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat। Their accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth। Of course, ये indestructible है, ऑर्गेनिज्म अंदर का मरते हुए जाएगा लेकिन उसका शेल तो इंटैक्ट रहेगा। इसी की वजह से बहुत सारे हमें ये सेल वॉल पाए गए, उनके हैबिटेट्स मिलियन ऑफ ईयर से डिस्ट्रक्ट ही नहीं हुए। इसी के बहुत सारे सीज के अंदर आपको देखो डीप ओशन में सिर्फ डायमेटेशियस अर्थ, बहुत सारे डायटम्स के शेल्स देखने को मिलेंगे। Being gritty, this soil is used। और ऐसा सॉइल जिसके अंदर बहुत सारे डायटम्स के सेल वॉल ऐसे पाए जाते हैं, बहुत ही ग्रिटी बन जाता है। इसी की वजह से ऑफ कोर्स हम ह्यूमन है, हर बेकार चीज से हम अपनी यूज बना लेते हैं कि क्या यूज हो सकता है, तो उसको हमने पॉलिशिंग के लिए, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया।
डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जितने भी डाई एटम्स है वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब बोलते हैं ना लोगों के लिए खाना बनाने का एक जरिया होता है, वो चीफ प्रोड्यूसर कौन होता है? हमारा डाई एटम होता है, दैट इज नथिंग बट अ क्राइसोफाइट्स। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि क्राइसोफाइट्स के दो मेंबर होते हैं, डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड भी बोला जाता है। ये बेसिकली ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं और पैसिवली फ्लोट करते हैं, किसके साथ? वाटर के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं। तो ये खाना बनाते हुए किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेटिक होते हैं। और ये ना चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, सबके लिए खाना बनाने का काम ये कौन करता है? हमारा डाई एटम्स करता है। डाई एटम्स की एक यूनिक सी बात है, उनका जो सेल वॉल है ना तो थिन ओवरलैपिंग शेल का फॉर्मेशन करता है, जो कुछ ना कुछ सो बॉक्सेस दिखता है। वो इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर होता है, इसी की वजह से सालों साल भर जमा हुआ होता है और हमारी जो ओशन बेड उसको बहुत ही ग्रिडी बना देता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। एज ए ह्यूमन हम सोचते हैं कि इसका यूज क्या कर सके, तो हमें पता चला ये सॉइल थोड़ा सा ग्रिटी इन नेचर है, तो पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। और ऐसा अर्थ जिसके अंदर बहुत सारे डाई आइटम्स पाए जाते हो, बहुत ही ज्यादा ग्रिटी सॉइल्स हो जाता हो, उसे हम डाइमेटिशियस अर्थ का नाम देते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इतना क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए एंड डू लेट मी नो अगर कुछ क्वेश्चंस है आपको तो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, विच इज डायनोफ्लैजिलेट्स। देखो इसका नाम सुनकर डायन वाली फीलिंग आ रही है। अब देखना इसके अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है डायन वाले ही है, ठीक है। तो इसका याद रखना, डायनोफ्लैजिलेट्स यानी कि डायंस के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाए जाएंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन। ये मराइन काले गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुद का काम घमंड में है भाई, खुद का काम खुद करेंगे। They appear yellow, green, brown, blue, red, depending on the main pigment present in the cell wall. और बड़े अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्राउन हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट ऑन आउटर सरफेस। इनका सेल वॉल में ना बड़ा ही थिक होता है, आउटर सब प्लेट्स की फॉर्म में होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, मतलब दो फ्लैजिला होते हैं उनके अंदर। लेकिन फ्लैजिला का भी ओरिएंटेशन दिया हुआ है ना, कितना स्पेसिफाई किया ओरिएंटेशन देखो। ऑफ कोर्स अगर स्पेसिफाई किया तो असर्शनिज्म में आ सकता है। एक लॉन्जिट्यूडनली होता है और दूसरा ट्रांसवर्स होता है, इन फरो बिटवीन द वॉल। आपको अगर ये डायग्राम दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, राइट। अब ये डायग्राम आप देखो तो अब डायग्राम में दिख रहा है, फरो आपको दिख रहा है यहाँ पे। लेट मी चेंज द कलर, ओके ग्रीन। तो आपको यहाँ पे ये फरो नेचर दिख रहा है, ये फरो दिख रहा है, उसके अंदर एक देखो दो फ्लैजिला आपको दिख रहा है, वो दो फ्लैजिला आपको दिख रहा है। एक कौन सा? एक लॉन्जिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्स है, दिख रहा है। तो ओरिएंटेशन अगर स्पेसिफाई किया है तो आपको याद रखना है, असर्शनिज्म में आ सकता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट, मतलब पिगमेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन जो उसमें से रेड होता है, जिनका एग्जाम्पल ग्लाइनोक्यूलिस होता है, अंडरगो सच अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन that they make the sea appear red। और इन कभी केवल देखोगे ऑफकोर्स ये मेन पिगमेंट है, इनका रैपिड, इनका जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है वो इतना फास्ट रैपिडली मल्टीप्लाई करता है ना, वो सी को ना एकदम रेड सी बना देता है। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच अ लार्ज नंबर मे इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। लेकिन ये जो टॉक्सिन रेड कलर के ऑर्गेनिजम्स जो रिलीज करते हैं उसकी वजह से बहुत सारे मराइन एनिमल्स की भी जो बोलते हैं ना लाइफ है बहुत ही ज़्यादा डेंजर में चली जाती है। बहुत सारे लोग ये पिगमेंट की वजह से टॉक्सिन हो जाता है उनको और वो मारे जाते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। यूग्लिनॉइड ना ऊपर से अपोजिट ही है, मतलब यूग्लिनॉइड सुन के भी नाम बड़ा संतुष्ट लगता है। तो ये सब बेसिकली ना फ्रेश वाटर में, ठहरे हुए पानी में पाया जाता है। स्टैग्नेंट वाटर यानी कि ठहरा हुआ पानी। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होता है लेकिन इनके पास ना प्रोटीन रिच लेयर होती है। सेल वॉल की जगह पर ना एक सिंपल सा प्रोटीन लेयर होती है, इसका नाम पेलिकल है। ऑफ कोर्स कोई डिफरेंट, अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर कोई डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मिला यानी इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल नहीं है जो नॉर्मली होता है, इसकी जगह पे क्या है? प्रोटीन रिच एक लेयर है जिसका नाम पेलिकल है। पेलिकल है which make their body flexible। ये प्रोटीन रिच है तो बड़ा ही फ्लेक्सिबल बॉडी है इनकी। इनके पास भी दो फ्लैजिला लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं है लेकिन हाँ एक तो शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। याद रखना शॉर्ट लॉन्ग किसके लिए है, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल किसके लिए है, याद रखना।
दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक अगेन यूनिक कैरेक्टर यूग्लिनॉइड, बोलते ना अ पर्सन विद टू फेसेस। ये ना सनलाइट होगा तो बहुत ही काम से, बहुत ही सभ्य तरीके से अपना खुद का काम करेगा, खुद का खाना बनाएगा, लोगों को बांटेगा, खुद खाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में। लेकिन व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक अ हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे ही रात होती है, सनलाइट की प्रेजेंस खत्म होती है, ये और छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म को खाना स्टार्ट कर देते हैं, उसके थ्रू अपने एनर्जी को डिराइव करते हैं। Interestingly, the pigment of euglenoid are identical to those of present in higher plant. और एस्टोनिशिंगली देखा जाए तो ये देखो कैरेक्टर्स, ये बोल रहा है कि आइडेंटिकल है। देखो ये वर्ड याद रखना, एकदम सेम नहीं है, सेम दे देगा गलत हो जाएगा। आइडेंटिकल है किससे? जो हायर प्लांट्स हैं उनसे। इसका एग्जांपल यूग्लिना दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एक वर्ड इंटरेस्टिंगली क्यों इसका पता है, वो भी हायर प्लांट्स है। कि हमें पता है कि भाई हायर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका भी टू फेसेस होता है, एक जो रियल में होता है, एक जो दिखाते हैं। सिमिलरली यूग्लिनॉइड होता है ना, जब सन होता है जैसे कि, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करना है, लेकिन जैसे ज़्यादा तो ऑर्गेनिजम्स पे फीड करना स्टार्ट कर देता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? यूग्लिनॉइड, यूग्लिना, यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल यूग्लिना, बड़ा ही सिंपल है, याद हो जाएगा। लेकिन जो जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि पेलिकल का प्रेजेंस होना, दिन में फोटोट्रॉपिक होगा, रात में हेटेरोट्रॉपिक हो जाना, इनके जो पिगमेंट है वो आइडेंटिकल है हायर प्लांट से, वो सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं स्लाइम माउल्ड। अभी स्लाइम माउल्ड क्या है? स्लाइम माउल्ड एक सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। सेप्रोफिटिक डेड डिकेइंग पे खाने वाला, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करने वाला, तो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। उनकी बॉडी ना डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। डिकेइंग ट्विग्स मतलब अपने छोटे में ऐसा दिखता है और अपने ट्विग्स को निकालते हैं, इसके थ्रू क्या करता है? मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है और ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हुए जाता है। Under suitable condition, they form an aggregate called as plasmodium, which may grow and spread over cellular feed. बहुत ही अच्छा suitable condition है, खाना abundant में है, पानी बहुत ही अच्छा अच्छे से survive कर पा रहा है। उस स्टेज में बहुत सारे एग्रीगेट बने, बहुत ज़्यादा बोलते ना, एक पूरा स्टैक बन जाता है। उस स्टैक को क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडियम। और ऑफकोर्स उनको खाना मिल रहा है तो बहुत ही फटाफट ग्रो करते हैं, बहुत ही लंबे लंबे फीट तक ग्रो कर लेते हैं। तो याद रखना, सुटेबल कंडीशन में क्या फॉर्म होता है? प्लाज्मोडियम। On the other hand, during unfavorable condition, the plasmodium differentiates and forms the fruiting body bearing spore at the tip. और जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, खाने पीने की कमी हो जाती है, तो यही स्लाइम मोल्ड वाली जो बॉडी होती है फ्रूटिंग बॉडी में से कन्वर्ट हो जाती है और उनके टिप में स्पोर फॉर्मेशन का निर्माण कर लेती है। दिस स्पोर पोजेस ट्रू सेल वॉल। इंपॉर्टेंट है, ये जो पोर्स है भले स्लाइम मोल्ड के अंदर ना हो, लेकिन इसके बाद जो पोर्स है जो उनके टिप पे प्रेजेंट है, उनके पास क्या है? ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर। ये स्पोर का फॉर्मेशन क्यों करते पता है? क्योंकि वो अपने बोलते हैं ना अपकमिंग जनरेशन को सेव करना चाहती है। इसी की वजह से उनके पास पहली बात तो ट्रू सेल वॉल है जो उनको एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट देगा। किसके थ्रू? हार्श जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, जो खाने पीने की कमी, उससे बचा के रखेगा बहुत सालों तक, और इवन एट द एडवर्स कंडीशन में भी उसको बचा के रखेगा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाती है, द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। इंपॉर्टेंट है, स्पोर्स किससे डिस्पर्स होता है? एयर करंट से होता है, ताकि एयर करंट हवा है और उनको एक अच्छी जगह पे लेके जाए ताकि वो अपना खाना पीना कर सके। और जैसे खाना पीना ठीक हो जाएगा, वो अगेन एक न्यू बॉडी में फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि स्लाइम मोल्ड भी एक प्रोटिस्ट है, यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, लेकिन वो सेप्रोफिटिक इन नेचर होती है, डेड डिकेइंग पे करती है। सूटेबल कंडीशन में क्या फॉर्मेशन करती है? वो सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करती है, खाना पीना बहुत ही अच्छा है, लंबे लंबे फीट तक अपने आप को फैला लेती है। लेकिन ये अपनी मतलब जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आता है, फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, अपकमिंग जनरेशन को स्पोर्स के फॉर्म में रिजर्व कर लेती है। ये स्पोर्स इतना ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट होता है अनफेवरेबल के लिए कि बहुत सालों तक बिना खाए हुए भी अंदर बहुत ही हेल्दी रहता है, ठीक है। ये सेल वॉल उनको हेल्प करती है। और बेसिकली जो स्पोर्स है वो डिस्पर्स किसके थ्रू होते हैं? वो होते हैं एयर करंट के थ्रू। एयर करंट के थ्रू होते हैं ताकि वो न्यू प्लेस पे जाए, अच्छा उनको खाना पीना मिले, अगेन वो सेवरल कंडीशन से निकल जाए और एक प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करे इन द फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, प्रोटोजोअन्स। इंपॉर्टेंट है प्रोटोजोअन्स, अगेन ये अनदर प्रोटिस्ट है। जितने ही इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, असर्शन इज वाला कि ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉपिक। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करेंगे। एंड लीव एज अ प्रेडेटर और पैरासिटिक, या तो प्रेडेटर होते हैं या पैरासिटिक in नेचर होते हैं।
They are believed to be the primitive relative of animal. Again एक इंटरेस्टिंग लाइन आई, एनिमल से रिलेटेड है, तो आपको आएगा क्वेश्चन पूछेगा कि हु इज द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल? प्रोटोजोअन्स. क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अभी आपको पढ़ते हुए इजी लगेगा, लेकिन जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो ये इस चीज बड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी, इसलिए हर चीज याद करते हुए जाओ. और ये प्रोटोजोआ ना फर्दर डिवाइडेड है 4 डिफरेंट कैटेगरीज में. सबसे पहले तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स. ये कैसे प्रोटोजोअन्स होते हैं? These organisms live in fresh water, sea water, moist soils. कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में होते हैं. They move and capture. वो मूव करते हैं, कैप्चर करते हैं. किसे कैप्चर करते हैं? उनके प्रेस को, उनके खाने पीने की चीजों को कैप्चर करते हैं बाय पुटिंग आउट द सूडोपोडिया, फॉल्स फीड के थ्रू करते हैं. आपको अमीबॉइड तो देखा होगा ना, सेम अमीबा जैसे ऐसा फॉर्मेशन होता है कुछ. फॉल्स फीड एज इन अमीबा. मरीन फॉर्म हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस. और ऐसे जो मरीन अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं उनके ऊपर एक सिलिका सेल्स भी पाए जाते हैं. वो होते तो सूडोपोडिया होती है, लेकिन सर्वाइवल के लिए एक सिलिका सेल भी पाए जाते हैं उनकी सरफेस पे. ठीक है. सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासिटिक इन नेचर. इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एंट अमीबा. इंपॉर्टेंट है. अमीबॉइड प्रोटिस्ट का क्या एग्जाम्पल है? एंट अमीबा. अमीबॉइड प्रोटोजोआ का क्या एग्जाम्पल है? एंट अमीबा, जो पैरासिटिक इन नेचर होता है. ठीक है. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ऐसे प्रोटोजोआ जिसके पास फ्लैजिला होता है. द मेंबर ऑफ दीज ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. या तो फ्री लिविंग होते हैं या तो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं. दे हैव फ्लैजिला. उनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है. द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस. एग्जाम्पल ट्रिपोनोसोमा. यानी कि इनके पास फ्लैजिला होता है. पैरासिटिक फॉर्म क्या करता है? डिजीज कॉज करता है. इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस. और एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ट्रिपोजोमोना. ठीक है. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ समझो. दूसरे चलते सिलिएटेड प्रोटोजोआ के अंदर. एग्जाम्पल ज्यादा मेन है और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बस वही पढ़ते हुए जाओ. एंड दैट्स इट. सिलिएटेड प्रोटोजोआ. These are aquatic, actively moving organism because of the presence of thousands of cilia. Of course, इसका नाम ही बता रहा है कि बहुत ही एक्टिवली मूव करता है. एक्टिवली यानी कि एटीपी का यूज करता हुआ है. एक्टिवली मूव करता है. क्यों करता है? बिकॉज इसके पास ना थाउजेंड ऑफ सीलिया प्रेजेंट है. दे हैव कैविटी, गलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल बॉडी. उनको ना ऐसा होल भी है, जैसे बोलते हैं ना एक माउथ जैसा होल भी है. द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया कॉजेज वाटर लेडन विद इन द फूड टू बी स्टर्ड इन टू द गलेट. और बहुत से सीलिया के ऐसे क्या करते हैं, जो एनवायरमेंट में फूड होता है ना वो डायरेक्टली अपने गलेट के अंदर, अपने बॉडी के अंदर डालता है. जैसे कि इसका एग्जांपल है पैरामीशियम. इंपॉर्टेंट है कि पैरामीशियम किसका एग्जांपल है? सीलिएटेड प्रोटोजोआ का. आई होप इतना क्लियर है. इसका कुछ है नहीं कि इसके अंदर सिर्फ इसका देखो सीलिएटेड प्रोटोजोआ के अंदर सिर्फ डिफरेंस क्या है? सीलिया है प्रेजेंट, एक तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर. दूसरा इसके अंदर गलेट प्रेजेंट है. तीसरा ये खाना किस वे से खाता है? अपने सीलिया का एक्टिवली यूज करता है. जो भी एनवायरमेंट में फूड होता है उसको डायरेक्टली गलेट के अंदर अपने मुंह के अंदर डालता है. इसका एग्जांपल है पैरामीशियम. अभी हमारा लास्ट कौन सा है? स्पोरोजोअन्स. स्पोरोजोअन्स के अंदर क्या होता है? ये इंक्लूड करता है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली इन्फेक्शियस इन नेचर होते हैं, जिनके स्पोर स्टेज में. स्पोरोजोअन्स आपको पता है, स्पोर्स, ऐसे स्पोर जो इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, इनको नोटोरियस बोला गया है. जैसे कि अब प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ोगे जो मलेरियल पैरासाइट है. ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा स्पोरोजोन जो मलेरिया कॉज करता है, उस स्पोरोजोन को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं जो मलेरिया कॉज करता है. अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन. एक ऐसा डिजीज जिसने पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर तबाही मचा दी है. कौन? जो बहुत ही नोटोरियस प्लाज्मोडियम है, जो स्पोरोजोन के अंदर आता है. प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है. सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. अभी हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. एंड आई होप इतना क्लियर है. डू रिवाइज इट ऑल. बार बार पढ़िए एंड यू आर गोइंग टू गेट द पॉइंट. ठीक है. जो भी डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन मीट यू इन द अनदर वीडियो. टिल देन बाय बाय.